हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का लेक्चर 2। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन ऐसा रसायन है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में जाना था कि जो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, जो कार्बन के मिलकर जो बने यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो कार्बनिक रसायन है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन के जो परमाणु होता है क्या आपस में जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाने की कैपेसिटी या क्षमता रखते हैं, जिसके कारण क्या है हम श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। तो श्रृंखलन या कैटेनेशन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं उसे ही श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। यही कारण है कि प्रकृति में बहुत अधिक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। तो यही कारण है कि इस पूरी प्रकृति में क्या है बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। आज ज्ञात पदार्थों में लगभग 96% यौगिक कार्बनिक है। तो आज ज्ञात जितने भी पदार्थ उसमें कम से कम 96 अर्थात 96% क्या होता है, जितने भी यौगिक है वह कार्बनिक है, अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि कार्बन की यौगिक है। हम जानते हैं कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन में जाना था कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने यौगिक होता है उसी को ही हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधु द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं। यदि ये द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होता है तो इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रमशः एल्कीन तथा एल्काइन कहा जाता है। तो चलिए संतृप्त का हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यदि हाइड्रोजन के मध्य एकल बॉन्ड है तो वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि द्विबंध या त्रिबंध है तो वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मेथिन हो गया CH4 C2H6, ये क्या हो गया एथिन होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चलिए इसको स्ट्रक्चर वे में समझते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर वे में समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कार्बन के साथ क्या है 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है, ये नीचे साइड में ये। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है कार्बन की क्या है एकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि जो द्विबंध के द्वारा जुड़ता है, जैसे कि C2H4 क्या है C2H4। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन क्या है 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इस प्रकार से यह होगा H2C डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से क्यों लिखा हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर CH2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर CH2 लिखा। तो यहाँ पर क्या है कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो उस वजह से यहाँ पर मैं कार्बन कार्बन में क्या है इसको बॉन्ड किया हूँ, इस वजह से यहाँ पर H2C लिखा हूँ, यहाँ पर CH2। यहाँ पर डायरेक्ट आप भी CH2 इक्वल CH2 भी लिख सकते हैं। इक्वल नहीं, यह है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बोला जाता है। जैसे कि इसको फैलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन इस साइड ले लेते हैं, इस हाइड्रोजन इस प्रकार से ले लेते हैं CH2 CH2। तो ये क्या होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ जिससे आप लोग एल्केन्स एल्किन एवं एल्काइंस को क्या है आसानी से याद रख सकते हैं कि एल्केन्स किस प्रकार से होता है, एल्केन्स किस प्रकार से होता है, साथ ही एल्काइंस किस प्रकार से होता है। जैसे कि एल्केन के लिए मैं फार्मूला दे रहा हूँ, किस साइड दूँ, जैसे कि यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप लोग समझ जाना। जैसे कि एल्केन के लिए ELKENES एल्केन्स। तो इसका जो सामान्य फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2। क्या होता है
CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पर n का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, या डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है या किसी भी पर्टिकुलर क्या है कंपाउंड्स के लिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं। ओके, तो चलिए 1 पुट करते हैं तो हमको जो मिलेगा तो C1 मिलेगा। ओके, उसके पश्चात मिलेगा H2। ओके, तो यहाँ इनके जगह में 1 रखते हैं तो 2 1 2 प्लस 2 अर्थात 4 अर्थात CH4 अर्थात C1H4, या फिर डायरेक्ट आप लोग CH4 भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं CH4, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था वो है मेथेन। ओके, तो ये किसके लिए होगा, एल्केन के लिए। अब चलिए एल्केन के लिए देखते हैं। एल्किन के लिए चलिए इस साइड देखते हैं। एल्किन के लिए ALKENES। एल्किन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ओके, तो चलिए इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या है एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलिए तो Cn एक जगह तो होगा C और उसके पश्चात H, यहाँ पर N की जगह एक वैल्यू पुट करते हैं तो 2 1 2 अर्थात CH2। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्केन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन। जैसे कि यहाँ पर एक ही कार्बन है तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे मेथिन। ओके, क्या होगा, मेथिन। तो चलिए अब एल्काइंस के लिए देखते हैं। ELKYNES। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइंस का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n-2 होता है। तो चलिए इसको वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है n की जगह में क्या है एक, चलिए यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो जैसे कि C2 रख देते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर 2 दूनी 4 और -2 हुआ तो कितना हो गया, जैसे कि यहाँ पर 2 इसको पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और 4 में से -2 को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, तथा CH। तो अर्थात जो बनने वाला जो कंपाउंड जो यौगिक है इसमें कार्बन की जितने परमाणु है तो वो है 2 है। इस प्रकार से क्या होता है एथेन। तो यहाँ पर क्या है इसके मध्य क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यह एल्काइन है। तो इस प्रकार से जो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या होगा, एल्काइन। क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन। ओके, तो इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एल्केन्स एवं एल्काइंस का जो फार्मूला ज्ञात करने का तरीका क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9वीं में हमने हाइड्रोकार्बन एल्केन का विस्तृत अध्ययन किया है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन के में क्या है, एल्केन के बारे में। एल्केन को सूत्र RH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो एल्केन को क्या है, सामान्य सूत्र RH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। R क्या है, R एल्किल समूह होता है, R एल्किल समूह होता है, और H। ओके, एल्किल समूह कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पर एल्केन है तो इसमें क्या है एक हाइड्रोजन को हम लोग कम कर दें, जैसे कि CH4, इसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा, CH3। यहाँ पर CH3 से क्या है H2 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH4। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एल्केन को सूत्र RH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब RH से एक हाइड्रोजन परमाणु अलग किया जाता है तब जो मूलक बनता है उसे एल्किल मूलक कहता है। ओके, तो एल्किल मूलक किसे कहते हैं, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी कंपाउंड या में क्या है हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग किया जाता है तो जो मूलक बनता है उसको एल्किल मूलक कहते हैं। जैसे कि मेथेन का होता है CH4, इसमें से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं तो बनेगा CH3। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो बनने वाला जो मूलक है इसी को बोलते हैं एल्किल मूलक। इसे सामान्यतः R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इसको सामान्यतः R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यहाँ पर माइनस का साइन आप लोग को दिख रहा है। ओके, ये माइनस का साइन नहीं, ये बॉन्ड का साइन है, या किस प्रकार से जुड़ेगा। ओके, इस वजह से यहाँ पर साइन लगा है। जैसे मेथिन CH4 तथा एथिन C2H6 से एक एक हाइड्रोजन परमाणु अलग करने पर क्रमशः मेथिल CH3 तथा एथिल C2H5 मूलक प्राप्त होते हैं। ओके, तो जैसे कि मेथिन में एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो हमको मेथिल प्राप्त होगा, और ठीक इसी प्रकार जो एथिल है उसमें एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो उसमें एथिल मूलक प्राप्त होता है। क्या कार्बनिक यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण इन्हीं मूलकों के द्वारा होता है, क्या किसी अन्य समूह द्वारा, आइए इसे समझे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कार्बनिक यौगिक के सभी गुणों का जो निर्धारण होता है वह इन्हीं मूलकों के द्वारा होता है, क्या किसी अन्य समूह के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो किसी एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है और उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे ही कार्बनिक रासायनिक क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो चलिए क्रियात्मक समूह के बारे में समझते हैं कि क्रियात्मक समूह या जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह क्या होता है। तो परमाणु अथवा परमाणु का वह ऐसा समूह होता है जो एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है, उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है तथा उसे ही कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहता है। अर्थात जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या करता है, जो यौगिक के जो रासायनिक गुण होता है उसको निर्धारित करता है। जैसे कि कोई एल्किल समूह है, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं CH3, ये क्या है, एल्किल समूह। ओके, तो किसी एल्किल समूह जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह, जैसे कि यहाँ पर दिया गया CHO, मान लेते हैं यहाँ पर CHO लेते हैं, क्या लेते हैं, CHO। तो जैसे कि हम लोग इसके डेफिनेशन में देख सकते हैं कि क्या होता है कि परमाणु अथवा परमाणु का वह समूह, जैसे कि परमाणु अथवा परमाणु का वह समूह जो किसी एल्किल मूलक के साथ ही क्या है, एक एल्किल मूलक। तो एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है। तो इसके साथ जुड़कर इसके विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है और उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। ओके, तो इस कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुण है उसको, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। कौन, क्रियात्मक समूह। ओके, उसे कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अर्थात जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है, वह रासायनिक गुण को, जो यौगिक के रासायनिक गुण होता है उसको निर्धारित करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर CH3CHO लिए हैं, क्या लिए हैं, CH3CHO। यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, वह CHO। ओके, तो जबकि इसका जो, जैसे कि हम लोग इसका जो नाम करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि इसका सामान्य नाम CH3 क्या है, मेथिल, और इसका CHO, और ये क्या है, क्रियात्मक समूह। ओके, तो जैसे कि अब CH3CHO दोनों एक साथ है तो इसका नाम क्या होगा, वो होगा एथिनल। एथिनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, इस वजह से एथेन, और यहाँ पर CHO समूह जुड़ा है, इसकी वजह से क्या है, इसके अनुलग्न लगेगा था, जिसके पीछे में लगता है क्या बोलते हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी में क्या बोलता है, जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं उसको क्या बोलता है, प्रत्यय, जो पीछे में जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो पीछे में क्या जुड़ता है, एल जुड़ता है, अर्थात ए जुड़ता है, इस वजह से इसको बोलता है एथिनल या एथेनल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो रासायनिक गुण को इसको प्रदर्शित करता है, उसी को ही क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सारणी 1 में कुछ क्रियात्मक समूह दर्शाए गए हैं। ओके, जैसे कि हम लोग सारणी 1 में देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स या फिर जो कुछ तत्व है, कुछ यौगिक के क्या है, क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित किया गया है। सारणी 1 कार्बनिक यौगिकों के कुछ क्रियात्मक समूह। ओके, तो चलिए हम लोग कार्बनिक यौगिक के कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में समझते हैं। जैसे कि क्रियात्मक समूह का नाम दिया गया है और सूत्र, जिसकी एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, और हैलो, जैसे कि जो हैलोजन के लिए होता है क्लोरोब्रोमो के लिए Cl और Br। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड में जोड़ा गया है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक और बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड जोड़ा है यहीं पर क्या जुड़ता है, R जुड़ता है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो एल्किल समूह होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे CH3, तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर जो एल्किल समूह जुड़ता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पर 2 R जुड़ेगा, अर्थात 2 एल्किल समूह, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक R जुड़ लेता जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसको बॉन्ड को प्रदर्शित किया गया। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। एल्डिहाइड, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड के बारे में समझते हैं। जैसे कि R हम लोगों ने CH3 लिया था और CHO कि, तो डायरेक्ट हम इसको क्या है, CHO के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। यदि हम लोग क्या है, इसके बॉन्डिंग को अनुसार नहीं लिखेंगे तो फिर भी हम लोग इस प्रकार से लिखना चाहें तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3 ये क्या है, एल की समूह है, R और CHO। ओके, तब चलिए अब इसका जो नाम है उसको देखते हैं। ये सामान्य किसका, एल्डिहाइड है। ओके, तो चलिए इसका जो IUPAC नाम होगा तो इसके जो अनुलग जो प्रत्यय होता है उसमें क्या लगता है, एल जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा, एथेन होगा, क्या होगा, एथेन। यहाँ पर जो एल जुड़ता है, यहाँ पर CHO ग्रुप है, इस वजह से क्या होता है, एल जुड़ता है, तो इस प्रकार से एथेनल बन जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार कीटोन है, यहाँ पर 2 R ग्रुप है और CO, तो इस प्रकार से इसमें जो बनने वाला जैसे कि जो कंपाउंड या जो यौगिक होगा तो होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 एथिल समूह ले रहे हैं तो 2 मेथिल समूह ले रहे हैं तो CH3 और बचा CO, उसके पश्चात CH3। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा, प्रोपेन होगा, क्या होगा, प्रोपेन। किंतु इसके जो अनुलग या जो प्रत्यय उसमें जुड़ता है, क्या जुड़ता है, वह ओन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है, इस वजह से यहाँ पर पीछे में ओन जुड़ेगा तो ये होगा प्रोपेनोन। ओके, ये किसके लिए, कीटोन के लिए।
कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो चलिए अब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह कितना होता है, जो COOH है, यहाँ पर एल्किल समूह R होता है। ओके, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर लेते हैं तो CH3COOH। ओके, CH3R एल्किल समूह है और COOH। तो इसके जो अनुलग्न या फिर जो प्रत्यय है उसमें जुड़ता है ओइक जुड़ता है, ओइक जुड़ता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं, ओइक अम्ल। जैसे कि यहाँ पर कार्बनिक जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स कितना है, तो 1 और 2 कार्बन से, इस वजह से यहाँ पर एथेन होगा, क्या होगा, एथेन। यहाँ पर ओइक जुड़ेगा तो इस प्रकार से होगा ओइक, क्योंकि क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, तो एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक इसी प्रकार हैलोजन एवं ब्रोमो हैलोजन एवं जैसे कि ठीक इसी प्रकार हैलोजन समूह जैसे कि क्लोरो एवं ब्रोमो के लिए भी होता है। जैसे कि यहाँ पर किस साइड डिनोट करूँ, चलो यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं, चलिए क्लोरीन के लिए देखते हैं और ब्रोमोन के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरीन का क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई एल्किल समूह लेते हैं, जैसे कि CH3CH2 CH2 और Cl। ओके, तो ये क्या है, एक एल्किल समूह है, CH3 CH2 CH2 क्या है, प्रोपेन है। ओके, तो यहाँ पर Cl क्या है, एक क्रियात्मक समूह। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, तो ये होगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो Cl है, इसका क्या होगा, क्लोरो, ये इसका अनुलग्न है, एवं जो प्रोपेन 1 2 3 कार्बन है, इस वजह से प्रोपेन, तो इस प्रकार से क्लोरोप्रोपेन होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिए, जैसे कि CH3CH2 CH2 CH2 और Br। ओके, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 4 और एक क्रियात्मक समूह ब्रोमीन है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमोब्यूटेन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो आप लोगों को मैंने समझाने के लिए जो अनुलग्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोला, क्योंकि हिंदी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, किंतु जो इंग्लिश की जो विज्ञान की भाषा में उसको अनुलग्न बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो पीछे में जुड़ता है उसको क्या बोलता है, अनुलग्न बोलता है। जैसे कि यहाँ पर CHO है, CO है, COOH है और Cl और Br। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।